12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO in 1948, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physical, emotional, behavior और social activity। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? टोटली वेल-बीइंग इंसान, टोटली वेल-बीइंग पर्सन, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इनफैक्ट ना ही फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, ना ही मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, बिहेवियर में, सोशल एक्टिविटी में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वही क्या होता है? वेल बीइंग पर्सन होता है। ठीक है, यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेल मेंटेन है। ओके, तो हम इसमें नोट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO 1948, एक ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एज वेल एज बिहेवियरली क्या हो? वेल। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम प्रॉब्लम्स की बात करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम आती कहां से है? तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट? देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, देखिए क्या है कि एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें मनी अर्न करने वाले सिर्फ एक इंसान है। ठीक है, और फैमिली मेंबर्स मान लीजिए कितने हैं? फैमिली मेंबर्स मान लीजिए 20-25 हैं। ठीक है, तो बताइए उसमें क्या उन लोगों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उन लोगों को अच्छे से किसी भी चीज की उन लोगों को कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, कोई भी सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, ये फर्स्ट कॉज है फैमिली प्लानिंग। देखिए, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को जानना जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना जरूरी है। ठीक है, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हाइजीन की जरूरत है, यानी कि साफ सफाई की जरूरत है। ठीक है, ये भी क्या है? प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। हमें देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज नहीं जानते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, उसकी हाइजीन को नहीं जानते हैं, कैसे साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक प्रॉब्लम ही है। सफिशिएंट न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चे को सफिशिएंट न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है कि इतना न्यूट्रिशन मिल जाए कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, है ना? देखिए, एक और क्या है? फैमिली को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अनमैच्योर स्टेज में नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना चाहिए। बताइए, नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटेजी स्टार्ट कब हुई? ये मेन पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर एग्जाम में पूछ लेता है फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटेजी कब से स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई 1951 से। ठीक है, RCHO के थ्रू। ठीक है, RCHO क्या है बताइए? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ 1951 में। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले पढ़ना है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कैसे करें और बर्थ को कंट्रोल कैसे करें? तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन
एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये भी कितने टाइप से होता है, तो ये भी 3 टाइप से होता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हम कैलेंडर मेथड या फिर रिदमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं किसे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि देखिए ये एक चार्ट है, ठीक है, जो कि 1 2 यहाँ 7 डेज है, ठीक, और यहाँ पे फिर से 1, देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 28, ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है। यहाँ पे होता है 14 डेज। हमें पता है कि 1 से 14 डेज के बीच में अगर पॉपुलेशन होता है तो ये पॉपुलेशन कैसा होता है, सेफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 14 डेज से लेकर के 28 डेज तक में पॉपुलेशन हो रहा है, तो इसमें वुमेन्स जो है वो क्या हो सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये ओव्यूलेशन फेज होता है ना, इसमें एग बन जाते हैं और इसमें एग नहीं बनते हैं, इसलिए सेफ फेज होता है, ठीक है। इसमें अगर पॉपुलेशन होता है तो प्रेगनेंसी की चांसेस नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए जब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि 1 to 14 डेज तक में ही आपको पॉपुलेशन करना है, ठीक है, जिसे कैलेंडर मेथड या रिदमिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और 14 to 28 डेज तक नो नीड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इतना समझ में आया क्या होता है। It is also known as calendar or rhythmic method. In this method, during ovulation time, fertilization possibility is present. So in this duration, there is no need of copulation. ठीक है। अब हमें पढ़ना है केमिकल मेथड। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल मेथड तो समझ में आया, तो अब हमें पढ़ना है केमिकल मेथड। सेकेंड वन इज केमिकल मेथड। देखिए कुछ केमिकल मेडिसिन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। टोटल 4 केमिकल मेडिसिन दी हुई है जो कि क्या करती हैं, बर्थ कंट्रोल करती है, ठीक है। हमें 4 केमिकल मेडिसिन के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, सेकेंड है डिको प्रोवेरा, थर्ड है नॉर प्लांट कैप्सूल और फोर्थ है नॉन ऑक्सीजन 9, ठीक है। ये 4 ऐसी मेडिसिन हैं, 4 ऐसी दवा है जिससे कि बर्थ क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फीमेल को एक ऐसी, देखिए सबसे पहले हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो इसमें फीमेल जो है जब मेडिसिन लेती है, पिल्स लेती है, ठीक है, तो कुछ एस्ट्रोजन हार्मोनल पिल्स लेती है और कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल पिल्स लेती है, जो कि रिस्पांसिबल होता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच और एलएच के लिए, ठीक है। और ये जब हार्मोन चेक होता है तो इवोल्यूशन के टाइम में इसका देखिए मेन काम यही है कि ये कुछ ऐसी मेडिसिन फीमेल लेती हैं जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का चेकअप हो जाता है, ठीक है। और अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बन रहे होते हैं उस वक्त तो उनकी ये डेथ कर देता है, किसकी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए क्या होता है कि कोपुलेशन के बाद अगर ये दोनों हार्मोन्स बनने लगते हैं फीमेल में, तो ये मेडिसिन लेने के बाद, ये पिल्स लेने के बाद फीमेल के ये दोनों हार्मोन क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं और उनकी जो बर्थ की चांसेस रहती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस टेक्निक फीमेल टेक द पिल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्रोजन हार्मोन, ओके, व्हिच आर रिस्पांसिबल टू चेक आउट द secretion of FSH and LH hormone. These hormones check out the ovulation. Its demerit is the medicine responsible to cause the heart related disease in female. देखिए ये सब मेडिसिन जो है, ये 4 मेडिसिन ये फीमेल्स को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मतलब क्या
क्या है, जिससे कि हम समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितनी हार्मफुल है मेडिसिन। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो उससे क्या होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज कॉज हो जाएंगे, ठीक है। हार्ट रिलेटेड इस मेडिसिन से हार्ट रिलेटेड डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये मेडिसिन की क्या है, डिमेरिट है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड मेडिसिन दैट इज डिपो-प्रोवेरा, तो इसको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। डिपो-प्रोवेरा जो है वो एक टाइप का क्या है, इंजेक्शन है, और ये असर कब करता है, तो 3 मंथ में, 3 महीने में ये असर करता है, ठीक है। डिपो-प्रोवेरा नाम का एक इंजेक्शन है जो कि पॉपुलेशन के बाद लिया जाता है, जिसमें कि 3 मंथ के बाद ये असर करता है, और जो बर्थ होने वाला होता है जिस बेबी का, उसको ये क्या करता है, डेथ कर देता है, ठीक है। और थर्ड है नॉन प्लांट कैप्सूल, ये क्या है, तो देखिए इस कैप्सूल में कोलेस्ट्रॉल हार्मोन जो होता है वो सर्जरी के थ्रू या फिर कैप्सूल ट्रांसफर के थ्रू क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ओके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिमूव कर दिया जाता है, ओके। और ये 5 ईयर के लिए इफेक्टिव रहता है, ठीक है। कितना दिन के लिए, 5 ईयर के लिए, यानी 5 साल तक उसके बाद अगर पॉपुलेशन हो रहा है तो कोई भी बर्थ की चांसेस नहीं रहेगी, बर्थ क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि उसके बाद आपको मतलब बर्थ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सर्जरी के थ्रू निकाला भी जा सकता है इस कैप्सूल को, ठीक है। तो नॉन कैप्सूल क्या है, इन दिस it is thin capsule progesterone hormone by surgery method. This capsule transfer in a female pelvic cavity. It is effective in 5 years according to NWD need. This capsule is removed by surgery, okay. Now fourth one is non-oxynone 9. ये क्या है, ये कौन सी कैप्सूल है, देखिए ये फोमी जेल कलर सब्सटेंस होता है जो कि फीमेल से वजाइना के अंदर एंटर कर दिया जाता है, ठीक है, पॉपुलेशन पीरियड में। और उसके बाद क्या होता है, इसका सीरियल होता है, यानी कि बर्थ का कंट्रोल जाता है, ठीक है। तो ये फोमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के टाइम फीमेल में एंटर कर दिया जाता है, ओके। इट इज फोमी जेली कलर सब्सटेंस इनएक्टिव इन द वजाइना ऑफ फीमेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन पीरियड। दिस केमिकल इज रिस्पांसिबल टू स्पर्मिसीडियल, ओके। सो दो प्रोसेस तो खत्म हो गई, अब थर्ड प्रोसेस है फिजिकल मेथड। तो चलिए फिजिकल मेथड समझ लेते हैं, फिजिकल मेथड क्या है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड हमने स्टडी कर लिया है, अब हमें पढ़ना है फिजिकल मेथड के बारे में, ठीक है। देखिए फिजिकल मेथड में कितने टाइप का होता है, तो फिजिकल मेथड 2 टाइप का होता है। एक होता है IUD, इन द सेंस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और एक होता है बैरियर मेथड। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है ना, वो एक कॉपर टी नाम की डिवाइस होती है, जो क्या किसकी होती है, बनी हुई प्लास्टिक से बनी हुई होती है। इसको एंटर करा दिया जाता है कहाँ, फीमेल के यूटेरस में, ठीक है, फीमेल के यूटेरस में एंटर कर देता है। और अगर ये अच्छे से एंटर नहीं हो पाती है, इन द सेंस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, तो फीमेल्स को इससे पेन भी होता है, और कुछ टाइम के बाद कौन सी डिजीज हो जाती है, कैंसर डिजीज भी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है, अदरवाइज इससे कैंसर नाम की डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। बैरियर मेथड में हम लोग 2 टाइप के प्रोटेक्टिव शीट यूज करते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 2 टाइप के। ओके, ये दोनों प्रोटेक्टिव शीट है मेल और फीमेल के लिए। इसे यूज किया जाता है जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है रैबिट्स का, ओके। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल क्लियर हो गया होगा, आई होप, ओके। देखिए इसमें एक और मेथड आ जाता है जो कि कोई खास मतलब उसका यूज तो नहीं है, जो कि कभी पूछता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम उसे नोट कर सकते हैं। विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, इस मेथड का नाम है। इसमें क्या होता है ना,
from the vagina just before the ejaculation. ejaculation से पहले, ejaculation से जस्ट पहले क्या होता है, पहले इसको वेजाइना से रिमूव कर दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं व्हाट, विथड्रॉल और काइटस इंटरप्ट. ठीक है. अब देखिए, अब एक वर्ड यूज होता है लैक्टेशनल एमेनोर्हिया. ठीक है, जिसे हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं. तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि क्या है. देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद केमिकल मेथड, फिर फिजिकल मेथड, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया. अब हमें पढ़ना है लैक्टेशनल एमेनोर्हिया या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. देखिए, लैक्टेशनल एमेनोर्हिया, ठीक है, जिससे कि हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, पार्चुएशन के बाद, पार्चुएशन मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताया है, एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म, उसके बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है. ठीक है, पार्चुएशन के बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से नो एनी फर्टिलाइजेशन और जिसकी वजह से कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है, समझ में आया. देखिए, लैक्टेशनल एमेनोर्हिया क्या है या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या है. देखिए, पार्चुएशन जब हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी का जब जन्म हो जाता है, उसके बाद 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है. ठीक है, जिस बीच कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टेरिलाइजेशन मेथड. स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड में ना सर्जरी होती है. ठीक है, इसमें सर्जरी होती है और सर्जरी से एक ऑर्गन मेल का या फिर एक ऑर्गन फीमेल का रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, देखिए, उस सर्जरी को क्या कहते हैं, एक सर्जरी को हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी. ठीक, और एक को कहते हैं वैसेक्टॉमी. ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है ना कि जो फीमेल होती है, फीमेल का ओविडक्ट कट किया जाता है और उसके बाद टाई कर दिया जाता है विद ईच अदर. ठीक है, देखिए, जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था ना फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये दोनों क्या है, इसका ओविडक्ट, यहाँ ओविडक्ट है. ठीक है, यहाँ पे आपकी ओवरी बन रही है, अभी ओवरी बने, ओवरी में ओवा बनेगा, ओवा से ही आएगा ओविडक्ट में. ठीक है, ओवा. तो देखिए, उससे पहले ही यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है और यहाँ से इधर वाले को भी कट कर दिया जाता है और इन दोनों को ले आकर के एक दूसरे से टाई कर दिया जाता है. ठीक है, ये सर्जिकल पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जिसकी वजह से जब एक अंदर जाएगा ही नहीं ओविडक्ट में, तो बताइए फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ट्यूबेक्टॉमी की. सेम वैसे ही वैसेक्टॉमी में मेल में वास्ट डिफरेंस, जो इधर की ऐसे और एक ऐसे लाइन थी, बीच वाले हिस्से के अलावा जो इधर से ऐसे और ऐसे लाइन आ रही थी, इन दोनों को कट कर दिया जाता है और आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेल गैमेट जो है वो पास करेगा ही नहीं. ठीक है, तो वैसे काम समझ में आया. इसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और एक दूसरे से टाई कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड के थ्रू, जिसे हम कहते हैं वैसेक्टॉमी. ओके, क्लियर है. इनफैक्ट ये परमानेंट सर्जरी नहीं होती है, अगर आप चाहें तो इस सर्जरी को ओपन करवा सकते हैं और ये सर्जरी जब ये आपके ऑर्गन्स ओपन हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इजीली हो सकती है और नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, अब हमें पढ़ना है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एमटीपी इन द सेंस
मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ओके, ये कैसे प्रोसेस है? इस प्रोसेस को लॉन्च किया गया था 1971 में। कहाँ पे फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया था? इंडिया में। ठीक है, इसमें क्या था कि बिफोर फुल टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं 9 मंथ, ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले, फुल टाइम कंप्लीट होने से पहले उसको क्या करा देना, टर्मिनेट करा देना। ये क्या है? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की प्रोसेस। ठीक है, इसके फायदे क्या थे? एमटीपी के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो रहे होंगे, आखिर ऐसे ही थोड़ी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, इसके बेनिफिट्स देखे गए होंगे। देखिए, इसके बेनिफिट्स ये थे कि जो भी चाइल्ड अनडिजायर्ड चाइल्ड, यानी कि जो काल्पनिक नहीं है, यानी कि एक ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब कोई कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है, या फिर डैमेज्ड फीटस, ठीक है। अनडिजायर्ड चाइल्ड यानी कि एक ऐसे बच्चे जो कि मतलब डिजायरेबल नहीं है, जो कि कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे बच्चे। और डैमेज्ड फीटस यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा फीटस है जिसकी कि एक फिंगर ही डेवलप नहीं कर रही है, या फिर ब्रेन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सब बच्चे को क्या करना, अवॉइड करना। ठीक है, ये फायदा था किसका? एमटीपी का। ठीक है, अवॉइड कितने मंथ में हो सकता है? 3 मंथ तक, इन द सेंस 12 वीक तक अबॉर्शन हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। इसका ये बेनिफिट था। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हो गए? डीमेरिट्स क्या हो गए कि लोग अबॉर्शन कराने लगे किसका? गर्ल चाइल्ड का। ठीक है, अगर गर्ल चाइल्ड डेवलप कर रही होती है तो उसे लोग क्या करने लगे? डेथ कराने लगे। ठीक है, तो इसे टर्मिनेट कराने लगे। इसे हम कहते हैं डीमेरिट्स ऑफ एमटीपी। ठीक है, तो समझ में आया कि एमटीपी क्या है, एमटीपी के बेनिफिट्स क्या हैं और एमटीपी के डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस क्या होती है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट एमनियोसेंटोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस इज अमीनोसेंटोसिस। एमिनोसेंटोसिस को हम पैरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड कितना निकाला जाता है? तो 10 से 20 ml। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है बताइए? प्लेसेंटा के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो वो 10 से 20 ml निकाला जाता है फिल्म के अंदर से, जिससे कि क्या हो सकता है? चेक हो सकता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। किसमें? एबनॉर्मेलिटी फीटस, जो फीटस डेवलप कर रहा है फिल्म के अंदर, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कि उसके मतलब कोई ऑर्गन मिसिंग हो या फिर ब्रेन अनडेवलप हो। ठीक है, या फिर चाइल्ड किसी भी टाइप से डैमेज हो। ठीक है, तो इसको इसलिए बनाया गया कि एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस को इसलिए बनाया गया था ताकि इसके एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाए 10 से 20 ml। और बस इतना पता किया सकते कि कोई जो चाइल्ड डेवलप कर रहा है कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही पता करने के लिए एमनियोसेंटोसिस की प्रोसेस को लाया गया। और देखिए, क्या इस फ्लूइड को निकालने के बाद, चेकअप के बाद ये फ्लूइड वेस्ट हो जाता था? तो नहीं, इसे फिर से फीटस के अंदर एंटर करा दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्लूइड को देखिए, इस फ्लूइड को री एंटर करा दिया जाता था। री एंटर इन वेयर? प्लेसेंटा। अगर ये री एंटर नहीं होता था ना, ठीक है, तो फीटस को मेंटली डिसऑर्डर हो जाता था। ठीक है, देखिए, अगर इसे हम री एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, चेकअप के बाद, तो फीटस को क्या हो जाएगा? मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी कि बच्चा अगर मेंटली डिसऑर्डर नहीं भी था तो उसे मेंटली डिजीज कॉज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे री एंटर कराना जरूरी है। देखिए, इससे हुआ क्या ना, डीमेरिट्स इसके हो गए कि लोग ये चीज की अब और
मतलब एबनॉर्मैलिटी चेक कराने के बजाय लोग इसमें क्या चेक कराने लगे, लोग फीमेल मतलब जेंडर चेक कराने लगे, और जेंडर चेक कराने लगे तो क्या फीमेल अगर निकालती थी तो फीमेल फर्टिसाइड हो जाता था, यानी कि उसके जन्म लेने से पहले ही पूछा जाता है एग्जाम में फीमेल फर्टिसाइड क्या है, फीमेल के जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु करा देना क्या है, फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है। और एक और मेन पॉइंट सुन लीजिए सिर्फ आप लोग, इफ amniotic fluid amount is 250 ml is removed from fetus then this fetus not developed and it undergoes abortion। अगर amniotic fluid fetus के अंदर से 250 ml तक निकाल दिया जाता है, 10 से 20 ml हमें चाहिए लेकिन 250 ml तक निकाल दिया जाता है तो उसके बाद fetus जो है डेथ कर जाएगा और abortion करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया amniocentesis क्या है, टोटल क्लियर हो गया। अब हमें समझना है sexually transmitted disease and their control, ओके। अब हमें स्टडी करना है sexually transmitted disease and their control, okay।